जी, वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी और लेट मी टेक दिस कॉल। सोनी धरती और ऑन एयर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। मुश्ताक भाई, क्या हाल है आपके? हाँ, बस ठीक ठाक है यार। तो मैं असल में अभी आया हूँ, मैंने कहा आप तो पता नहीं मेरी फरमाइश लगेगी भी नहीं, अब टाइम भी नहीं है शायद। जी, कोशिश करें, बता दें अगर मौका थोड़ा मिला। टाइम मिल गया तो जरूर लगा मतलब देंगे। टॉक शो और पॉलिटिकल सेगमेंट के बीच में अगर टाइम मिल गया तो लगा देंगे। तो वो है, जरा सामने तो आओ चलिए, यूं चुप चुप चलने में क्या राज है। सही है? जी जी ठीक बिल्कुल। है, आवाज भी सुन लिया आपने, खुद ही गुनगुना दिया, इतना अच्छा गुनगुना रहे थे। पूरा आता है आपको गाना? पूरा नहीं आता। अच्छा चलिए। अच्छा, एक लतीफा सुनाऊं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। वो ऐसा हुआ कि जापान का वजीर आजम क्लिंटन साहब से मिलने के लिए जब आ रहे थे, तो वो जो उनके ट्रांसलेटर थे उन्होंने उनको 2-3 अंग्रेजी के लफ्ज बता दिए कि भाई आप ये बोल देना, हेलो हाउ आर यू एंड सेम टू मी। जब वो कहेंगे कि आई एम ओके तो आप भी कह देना सेम टू मी। तो वो कहने लगे अच्छा, और बाकी कहने लगे बाद में हम संभाल लेंगे। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने हेलो किया, तो उन्होंने भी, क्लिंटन साहब ने भी हेलो कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा हु आर यू, तो क्लिंटन ने कहा कि आई एम हस्बैंड ऑफ माई हिलरी क्लिंटन। तो उसने कहा आई एम आल्सो। ओह माय गॉड, फिर तो थप्पड़ नहीं पड़ा उन्हें। ये अच्छा लतीफा, ऐसा समथिंग न्यू डिफरेंट था। बहुत बहुत अच्छा। नींद भी तेरी तरह आने से घबराती है, नींद भी तेरी तरह आने से घबराती है, यूं तड़पते हुए रात गुजर जाती। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा शेर। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह खुदा हाफिज। जी, वो बात रह गई रुबीना जी की, उनके बेटे की जो फरमाइश थी, वो मुझे उस पे गजल सुनानी थी कि उनकी क्या क्या जो फरमाइश थी कि किस किस्म की हूर परी उनको मिलनी चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में इन अल्फाजों में भी बयान हो सकती है, वो गाने से भी बयान हुई और इन अल्फाजों में भी। ये जरा जरा सी बात पर तरह तरह के अजाब क्यों, जो किसी से भी कभी खफा ना हो, मुझे उस रहबर की तलाश है। ये जरा जरा सी बात पर तरह तरह के अजाब क्यों, जो किसी से भी कभी खफा ना हो, मुझे इस रहबर की तलाश है। मुझे लर्जिशों पे हर एक घड़ी जो टोके न बार बार, मुझे लर्जिशों पे हर घड़ी जो टोके न बार बार, जिसे करके फिर दिल को दुख ना हो, मुझे उसी हूर की तलाश है। मैं ढूंढता हूँ वो खिजा जिसे गुलशनों से प्यार हो, जिसे किसी चिराग से न बैर हो, मुझे उस हवा की तलाश है। इन हुस्न परस्तों से मेरी समातें हैं अजनबी, वो जिस पुकार में मुखलिसी, मुझे उस सदा की तलाश है। बिना पुरखुलूस हम सफर के कब तक कोई तन्हा चले, बिना पुरखुलूस हम सफर के कब तक कोई तन्हा चले, जहाँ कोई किसी से जुदा ना हो, मुझे उस राह की तलाश है। मुझे देखकर जो एक नजर मेरे सारे दर्द को समझ सके, मुझे देखकर जो एक नजर मेरे सारे दर्द को समझ सके, जो इस कदर हो चार अगर, मुझे उस निगाह की तलाश है। और वो गाने में तो जो है ना, वो जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो सारी चीज़ों के मुतालिक, अब तो वो मरने का भी जो है ना वो बहाना ख़त्म हो गया कि जन्नत में जाएंगे तो हूरें मिलेंगी, क्योंकि वो गाने में कहा कि जन्नत की हूरें भी तुझ पे फिदा, तो वो जन्नत की हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत। बहुत ही इंटेलिजेंट सॉन्ग रिक्वेस्ट था ये आज। 8474751590 विंग जोन। जी हाँ, यमी ज़बिया लाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीते 10 विंग्स बास्केट फ्राइज एंड ड्रिंक, बफलो चिकन सैंडविच फ्राइज एंड ड्रिंक। लंच स्पेशल रोजाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर, इनके पास स्पेशल जो है वो लंच स्पेशल 599 में बर्गर विंग्स फ्राइज ड्रिंक लें या 65 सेंट्स विंग पी। और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन की अब एक और ब्रांच का इफ्तिताह हो गया है जो मैकॉर्मिक और डेम्पस्टर के कॉर्नर पर है, थोड़े से वेस्ट में है उसमें। और दूसरी जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल लोकेशन है उनकी 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स पे। इनका फ़ोन नंबर है 630-635-2280। विंग जोन, जी हाँ,
अब 1 से 2 यमी ज़बी हलाल। अब आपके दीवान, आप लोगों की फरमाइश थी ना कि दीवान से बहुत दूर जाना पड़ता है, तो अब दीवान के बहुत करीब आ गए हैं ये। दूसरा जो विंग जोन है वो भी ज़बी हलाल है। तो दें एक सवाल का जवाब और जीतें फ्री मील ज़बी हलाल। विंग जोन का यमी ज़बी हलाल फ्री मील जीतें। देसी लोग अक्सर एयरपोर्ट पे जब अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आते हैं तो अपना ख्याल रखने के बजाय क्या कहते हैं? ये गूगल सवाल नहीं है, ये आपके इंटेलिजेंट जो आपके ब्रेन्स जो काम करता रहता है उसके लिए सवाल है। गूगल में तो मिलेगा नहीं। लोग अक्सर देसी लोग जो अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सब लोगों को छोड़ने के लिए जब एयरपोर्ट पे आते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ तो कल्चर यही है ना कि जब कोई जा रहा होता है तो पूरी जो है ना वो पार्टी उसके साथ जाती है एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। लेकिन एक मखसूस जुमला है जो हम लोग अक्सर अपने जाने वाले को कहते हैं। कहना तो ये चाहिए कि अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लेकिन हम कुछ और कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं हम अपने जो लोगों को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट? 8474751590 आपके जहन में आ गया होगा वो जवाब के जब हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, दूसरे मिलने वालों को छोड़ने एयरपोर्ट जाते हैं तो अपना ख्याल रखने के बजाय क्या कहते हैं। और मैं कंटिन्यू करूंगा अपने इस कमर्शियल ब्रेक को। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश खत्म होगी आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। तो जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो आपको चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो सस्ती कारपेट और सस्ते रग्स लेने के लिए चले जाएं 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट एवेन्यू पे, जो दीवान और क्लेमाउंट के कॉर्नर पर इनका फ़ोन नंबर है। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं, फ़ोन कर लें चाहें तो 7739880348। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग एंड मॉल मीट एंड ग्रोसरी। एंड मॉल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके किंग्समैन स्लॉटर हाउस अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी में आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर 872820833373। शाही कुल्फ़ी, अपनी शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा करें। शाही कुल्फ़ी से 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई, मैंगो, पिस्ताशियो एंड आलमंड, और साथ ही नया फ्लेवर इन्होंने अभी ऐड किया है, ऊबर स्वीट मैंगो ज़ाफ़रान के साथ। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आएँ और शाही 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 कहते हुए जाएँ। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करता मज़ेदार शाही कुल्फ़ी अपनी तकरीबात में शाही ऑर्डर करने के लिए कॉल करें। शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6308902119। शाही कुल्फ़ी, किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA। सदका, अकीका, कुर्बानी अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं, यानी कि बकरे ही ज़िबा कराएं। अशरफ पटेल की निगरानी में वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस में पिकनिक भी मनाएं। ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है। रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। जी हाँ, ये सबसे अट्रैक्टिव बात है इसमें कि यहाँ पे जब आप बकरा लेके आएंगे वो रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में आपको मिलेगा। 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन, इलिनॉय। सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फोन करने 74995। हेलो हेलो साबरी निहारी बोलती बंद हो गई, किसी की बात नहीं करा किसी ने। चले बहरहाल, जब भी आप कॉल बैक करें तो ज़रूर बात किया करें। शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आए। उनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड 2305 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो पे। जी हाँ, क्या नाम जहन में आता है? एक ही नाम जहन में आता है, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। सबसे अच्छे शिकागो में पान लगाते हैं, इनसे अच्छा पान शिकागो में कोई लगाता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और नंबर बोल रहे हैं? नंबर बोल दें 773-817-9791। और इटालियन एक्सप्रेस, जी हाँ, खवातीन को जो है ना वो बड़े हमदर्द हैं। इन्होंने कहा खवातीन छुट्टी मनाए वीकेंड पर, जो है ना वो खाना वाना पकाने की झंझट ना करें और फौरन जो है ना वो इटालियन एक्सप्रेस में आ जाएं। यहाँ पे जुम्मा हफ्ता इतवार को बुफे लगाते हैं ये लोग, शाम 4 बजे से 12 बजे से शाम 4 बजे तक। 1199 में इतना चाहे खाएं, इतना ही खाइएगा जितना पेट भर जाए। क्योंकि जब बुफे में अक्सर मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास इतना खाने की कोशिश करते हैं कि लगता है कि पूरे दिन का खाना, क्योंकि बुफे में
ज्यादा से ज्यादा खा सकें। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा खाने का नहीं है, बल्कि ये है कि डिफरेंट खाने होते हैं, सब थोड़े थोड़े चखें और जब पेट भर जाए तो निकल जाए वहां से। तो पूरी फैमिली के साथ वीकेंड कर लो तो फ्राई इटालियन एक्सप्रेस में आके, जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स है। मजीद तफसीलात के लिए अगर आपको फोन करना हो 6305397600, इटालियन एक्सप्रेस, ग्लेंडल हाइट। जी, और मेरे पास अभी एक ऐड है 7 सेकंड्स की खामोशी के साथ। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा ऑथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट डिवॉन एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, ये तो हमारा अवामी बाजार का ऐड था। और उसके अलावा 1 सेकंड मैं कॉल ले लूं। ये सोनी दत्ती और अनैर। बहन क्या हाल है आपके? हाँ, बस ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेल साहब कह रहे हैं ना, बोलती बंद हो गई, किसी की बोलती बंद नहीं होती है, ये हमारे सरे हुए फोन है। अच्छा सर, बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ सर। नहीं सर, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बहुत। नहीं सर, माजरत चाह रहा हूँ ना, मैं तो ऑन मजाक कर रहे थे एयर आपसे कदीर माजरत भाई। चाह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात होगी। नहीं, वो मजाक कर रहे थे, आप उसको सीरियसली ना ले। वो मजाक हमारे को, ये जो एंटरटेनमेंट आवर होता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत मजाक चलता है ना लिसनर। अच्छा चले, अब कादिर भाई, अब आप हमारे साथ ऑन एयर आ ही गए, अब तो आप ये एक शेर बताएं सुनाएं। कि देसी लोग एयरपोर्ट पे जब अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो अपना ख्याल रखना के बजाय क्या कहते हैं? बॉर्न वॉइस, डोंट वरी, बी हैप्पी। बॉर्न वॉइस फ्रेंच वर्ड है। ओके, ठीक, चले, ठीक, ठीक, बहुत ठीक, अच्छा ठीक। जवाब है आपका। 1 सेकंड, दूसरी कॉल ले लूं। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई। भाई वो सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, वो यही है कि भाई कहते हैं कि खुदा हाफिज या अल्लाह के हवाले। नहीं, चले मैं अब शेर में जवाब देती हूँ। सोहेल ने जो सवाल किया है, ये शेर असल में वो लोग दिल में कह रहे होते हैं जब वो मेहमान को खुदाफिज कह रहे होते हैं, तो वो ये शेर कह रहे होते हैं कि सच कहूँ तो मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, मेजबान बना हुआ इंसान बुरा लगता है, किस कदर हो गई है मसरूफ ये दुनिया आजकल, एक दिन और ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। ओके, सोनी दत्ती और अनैर। वालेकुम सलाम। जी इब्राहिम भाई। कि वो आ गया जवाब। नहीं, दे वो नहीं आया है जो अभी उनको तक वो चाहिए। जवाब नहीं आया जो भाई चाहिए। जान छूटी समझे ना? जान छूटी। वही जो मैंने शेर कहा, वही कह रहे एक दिन और मेहमान ठहरे तो बुरा लगता है। My जान God, छूटी। आपने तो दिल की बात कर दी इब्राहिम भाई। लेकिन जान छुट्टी, हाँ, दिल में जरूर कहते हैं। वैसे पता है इब्राहिम भाई, आपको बताऊं ये कि एक बात, ये लोग कहते होंगे, लेकिन एक दफा मेरे घर पे भी पाकिस्तान में जब मैं हुआ करती थी, सोहेल के दोस्त और उसकी अम्मी आके रुके थे, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि पता नहीं मेरा बिहेवियर उनके साथ इतना अच्छा रहा। मैं तारीफ अपनी नहीं कर रही, लेकिन मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसी तुम्हारी कोई बहन है? बोले तुम्हारे अगर बहन हो तो मैं अपने बेटे की शादी उससे करूंगी, मुझे तुम्हारा मिजाज बहुत पसंद है। और वो मिजाज इसलिए पसंद था कि मैं सुबह जॉब पे चली जाया करती थी और मुझे फिक्र नहीं होती थी, घर पूरा उनके हवाले होता था। उसका बैकग्राउंड आपने नहीं बताया कि मेरा दोस्त और उसकी अम्मी क्यों आए थे, इसलिए कि उसकी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया था, उसको भी और उसकी अम्मी को भी। तो फिर उनको मैं अच्छी लगी जो पूरा घर उनके हवाले करके कोई चली बात नहीं जाया भाई, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे घर आके रह ले। तो ये हुआ था कि वो मेरा दोस्त और उसकी अम्मी जो है ना मेरे घर आके ठहर गई थी, इसलिए उसकी बीवी ने घर से निकाल दिया था। अच्छा, इसलिए उनको मैं इतनी अच्छी लगी। हाँ, कि बोले आपकी कोई बहन है। चलें अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सीरियस टाइम हो गया, सीरियस टॉक शो का टाइम हो गया। हाँ, वो लेकिन वो अभी उसका जवाब आना बाकी है, जब भी आएगा तो आपके जहन में तो जरूर बताइएगा। लेकिन मैं टॉक शो में नहीं पिक करूंगी, इसलिए कि मेरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। मैं अभी टॉक शो शुरू नहीं किया, इसलिए पिक कर रही हूँ। सोनी दत्ती और अनैर। हेलो
हेलो। इनका भी फोन खराब लगता है। अब नहीं बोलना कि बहुत ही बंद हो गई। तुमने सुन ली ना कैसे? ओ माय गॉड, पूरा फोन खराब हो गया। अच्छा, इनका भी फोन खराब हो गया, हमारा भी फोन खराब हो गया, हमारा फोन पूरा का पूरा क्रेजी हो गया है, उस पे पूरी रेड लाइटें सब रेड लाइटें स्विच हो रही है। चले, अच्छी बात है, इसलिए कि हम तो फोन तो लेते नहीं आपके टॉक शो में, और हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाजार जी, वो उसको उसकी क्रेजीनेस को आप छोड़ दें, इसलिए कि वो जो है ना वो खराब हो गया। हाँ बिल्कुल खराब हो गया है। अभी थोड़ी देर में कॉल लेंगे, यकीन कीजिए बिल्कुल सारी रेड लाइटें ब्लिंक कर रही है, इधर से उधर जंप कर रही है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। मेरे ख्याल में इसका स्विच निकाल के दोबारा डाला जाए। तो जब तक आप इसका फ्रिज स्विच निकाल के उसको रिप्लेस कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना मुश्ताक भाई का जरा सामने तो आओ, चलिए वो जो है ना वो उनका गाना सुना देते हैं मुश्ताक भाई का इतनी देर में। अब हमारे इंजीनियर फिक्स कर रहे हैं हमारे फोन को। वो क्या कह दिया आपने वो कादिर भाई कि हमारा आपका फोन तो खराब, हमारा यहाँ स्टूडियो का फोन भी सारी लाइटें एक साथ ब्लिंक करने लगी। कभी कभी कोई ऐसा लम्हा जो है ना वो होता है, जब आप कुछ कहते हैं तो वो वैसा ही हो जाता है। हमारा भी फोन खराब हो गया। तो सुनते हैं मुश्ताक भाई, ये फोन खराब होने की वजह से आपका गाना हम जब तक प्ले करते हैं, और जो है ना हमारा इंजीनियर फोन ठीक कर रहा है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तो हीरे सरताज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। यह जो हमारे फोन में खराबी हुई है, वी वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोग में से कोई कॉल करे हमें, तो शायद ये फोन ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, इसलिए कि जंप कर रहा है। इज इट गुड?
या नाउ इट्स वर्किंग. हाँ चले, ठीक हो गया, अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है. लेट मी स्टार्ट माय टॉक शो, अदरवाइज फिर सोहेल का रह जाएगा. तो 1 सेकेंड, लेट मी टेक दिस कॉल. सोनी दत्ती और अनैर. खट्टर खान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है. ट्रम्प जैसे आदमी को 4-5 को जेल में डाल के घूम सकता हूँ. सर मुझे भी जेब में डालने, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए. आपकी जेब से इस बहाने में पैसे तो निकाल लूंगा ना. जब मैं जेब में जाऊंगा तो पैसे भी ले लूंगा, तो शो भी चलता रहेगा हमारा. तो प्लीज मुझे जेब में डालिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपकी. जी, आज क्या टॉक शो का मौजू है, वो थोड़ा सा हमारा फोन डिस्ट्रैक्ट हो गया था. हाँ चले, थोड़ा सा टाइम जाया हुआ, लेकिन इट्स ओके. और आज का टॉक शो का मौजू है, ज़रा उदास सा मौजू है, खुदकुशी, सुसाइड. पिछले दिनों मैं बता रही थी कि जब हम सुसाइड जो लोग करते हैं उनका क्या हाल होता है, और उनकी रूहों के बारे में बता रही थी. 1 सेकेंड. सोनी दत्ती और अनैर. सोहेल साहब को बोला आजा. अच्छा चलें, ठीक है. अपना अपना 1 मिनट, अपना नंबर तो बताएं, मैं आऊंगा कहाँ, नंबर तो बताएं अपना. आप आ जाए 24-25 वेस्ट दीवान पर आ जाए. 24-25, ये तो आपने रैंडमली बोल दिया. वहाँ पे कोई बिल्डिंग, कोई घर ही नहीं है 24-25 पे. 25 ने देख लें. वो 25 तो मस्जिद आयशा और उसके बाद एक खूबसूरत सी बुटीक है. क्यों गलत नंबर बता रहे हैं? अगर हिम्मत है तो असली नंबर बताएं. I'll stop by tonight. अरे नहीं, छोड़े ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई नहीं है, ये जस्ट जोक इन बिटवीन मी एंड हिम. अच्छा. चलें जी. जी 1 सेकेंड. अब आप बोल ही रहे हैं तो मैं थोड़ा अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं. ओके. ये मैं बता रही थी, आज का टॉपिक है खुदकुशी. खुदकुशी का वैसे देखा जाए तो खुदकुशी आप बोलते हैं सुसाइड करने को. खुदकुशी का नंबर देखा जाए तो वो 15th नंबर पे आता है. जब हम दुनिया में होने वाली सारी अमवात की बात करते हैं तो 15th नंबर पे जो है वो रीज़न जो बनता है वो खुदकुशी है. मीडिया में, अखबार में लोगों के हादसात की खबर, यानी हवाई हादसात, गाड़ियों के एक्सीडेंट से मौत और एक दूसरे के मर्डर की खबर तो हम रोज़ाना सुनते रहते हैं. मगर खुदकुशी अगर किसी मशहूर शख्सियत की ना हो या कोई सेलिब्रिटी की ना हो तो वो किसी पुलिस स्टेशन की फाइलों में बंद होकर रह जाती है. अकॉर्डिंग टू द डेटा अगर बात करें, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, सुसाइड को ब्रेक डाउन अगर किया जाए तो उसके जो रीजन बताए जाते हैं वो इस तरह है कि 45% जो रीजन होते हैं, 100% में से 45% जो है दुनिया में जो सुसाइड वो होती है, तो 45% रीजन उसके फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल बेस होता है उसका, यानी कि ब्रेन में ब्रेन केमिस्ट्री खराब हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी हो जाए, या हेरिडिटी के तौर पे, या बर्थ के टाइम पे कोई डिफेक्ट रह जाए और बच्चों का ब्रेन सही तरह डेवलप ना हो. तो 45% ऐसे लोग जिनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप ना हो और उन्हें इसकी मौत की खतर आफ्टर साइड इफेक्ट्स ना पता हो, तो वो ऐसे अक्सर सुसाइड मौत कर लेते हैं. उसके अलावा 55% जो है वो साइकोलॉजिकल बेस कहा गया, यानी जो हम साइकोलॉजिकल रीजन बताए गए हैं जिसकी वजह से लोग खुदकुशी करते हैं, उसके रीजन अक्सर ये होते हैं कि मोहब्बत में नाकामी. ये सबसे बड़ा परसेंटेज है दुनिया में कि लोग इतने इमोशनल जो होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल, वो अक्सर 32% लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत में नाकामी के बाद सुसाइड करते हैं. दूसरा जो है 10% माली मुश्किलात की वजह से, जिल्लत और बेइज्जती पर, यानी कोई आपको इतने आपको ईगो को हर्ट करे और इतना जलील कर दे कि आप बहुत शर्मिंदा हो, जीने से शर्मिंदा हो जाएं, तो वो 10% है. और नाउमीदी और गुस्से में जो सुसाइड करते हैं वो 3% है. अगर आप सुसाइड करने वाले के सिम्टम्स की बात करें, यानी आपको कैसे पता चले कि ये दिल में क्या सोच रहा है ये बंदा और इसके क्या इरादे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे परेशानी, उसकी एंजाइटी, यानी वो आपको परेशान लगेगा, हर वक्त सोच में गुम ऐसा लगेगा. फिर जहनी दबाव उसका नजर आएगा, उसका जो एंगर टेंट्रम आपको नजर आएगा कि बात बात पे गुस्से हो जाना, वो सब, तो वो स्ट्रेस जो लेवल बताएगा वो एक रीजन होता है. और वो लोनलीनेस फील कर रहा होगा, वो ये कहेगा कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ. और फिर वो प्रेशर ऑफ सोसाइटी उसके ऊपर नजर आएगी कि वो हर वक्त सोचता रहेगा कि इसका क्या हल करूँ, इस प्रॉब्लम का क्या हल करूँ, इसका क्या हल करूँ.
हम अक्सर लोग जब चैरिटी करते हैं ना तो हमें उन लोगों के दुख तो नजर आ जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, कि भाई बुजुर्गी ऐसा है कि जो नजर आती है चेहरे पर, और हम अक्सर ऐसे ओल्ड होम्स बनाए जाते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं हम, और फिर उसके बाद गरीबी भी नजर आ जाती है लोगों के हुलियों से, कि जिस तरह अगर वो हट में रहते, झोपड़ी में रहते, तो हम बड़े बढ़ चढ़ के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं वो बड़ी चैरिटी करते हैं। इससे कि दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोगों की चैरिटी करने में आपके फोटोग्राफ्स छपते हैं, मैंने कहा बहुत सी आपकी वाहवाह होती है, शोहरत होती है। फिर हम या तो कैंसर पेशेंट जो होते हैं, कैंसर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोग कैंसर के लिए मैराथन करते हैं, उसमें हम बड़ा हिस्सा लेते हैं, इससे कि वो भी बड़ी मीडिया पे बड़ी आम रहती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने दुखों को दिलों में ही दबा कर रखते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उनकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है तो वो सुसाइड कर लेते। तो हम अपनी बेशबहा दौलत में से ऐसे लोगों की मदद कर लेते हैं जिनके दुख हमें नजर आ रहे होते हैं, जिनके बदले में हमें बहुत शोषा मिले, मगर अपने वक्त और टाइम को जो हम फजूल एक्टिविटीज में गुजारते हैं उनको किसी तन्हा शख्स के साथ उसके दुख को समझने में जाया नहीं करना चाहते। हम 3 घंटे मूवी में जरूर गुजार लेंगे, मगर 3 घंटे अगर हमें कहा जाए कि किसी यतीम खाने में जाकर गुजारें तो वो हमें बड़ा बोरिंग लगेगा। जो चीजें इंसान को सुसाइड पर मजबूर करती है, या जो चीज की कमी जब इंसानों की जिंदगी में हो जाती है तो वो खुदकुशी के बारे में जरूर सोचते हैं। वो चीजें कुछ इतनी, मतलब कुछ डिटेल्स उसकी ये है, मोहब्बत की कमी। जब भी उन्हें एहसास हो कि उन्हें कोई लव करने वाला नहीं रह गया, या उनकी अहमियत किसी की नजर में नहीं है, तब वो सोचते हैं सुसाइड का। सोसाइटी में अपनी अहमियत खत्म हो जाने पर, कि सोसाइटी में जब स्पेशली मैंने कहा बुजुर्ग लोग, वो जब देखते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों की फैमिली और यंग जनरेशन हमें इतना पसंद नहीं करती, तो जब उनको ये एहसास हो कि सोसाइटी में अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही है, तभी भी वो सुसाइड का सोचते। जिंदगी का मकसद खत्म हो जाने पर, उम्मीद बाकी ना रहे, गरीबी में कोई रास्ता दिखाई ना दे, या फिर आखिर में ज़मीर की मलामत, कोई गलत काम करने पर, कोई गुनाह करने पर भी इंसान खुदकुशी कर सकता है। ऐसे कि ज़मीर का जो प्रेशर होता है वो कभी कभी कोई सच्चा ऑनेस्ट इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। किसी ने मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी कर ली, किसी ने अपनी गरीबी से तंग आकर खुदकुशी कर ली, किसी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई और खुदकुशी कर ली। किसी इंसान ने भरे मजमे में किसी को बेइज्जत किया और उसके किरदार की धज्जियां उड़ाई, तो उसने अपने आप को कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। क्योंकि उस जिल्लत के वक्त जो सुसाइड करने वाले के जज्बात होते हैं वो ये होते हैं कि जिल्लत के वक्त वो देखता है कि तमाशा देखने वाले तो बहुत है, पर उन इल्जामात की नफी करके साथ देने वाला कोई नहीं है। गर्ज के हम खुदगर्ज लोग अक्सर तमाशाई तो बन जाते हैं, मगर कोई मसीहा बनकर बचाने नहीं आता। और फिर हर खुदकुशी के बाद हमारे यही अल्फाज होते हैं कि हाँ, वो शख्स मुझे मायूस तो लगता था, गमजदा तो लगता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस हद तक परेशान है कि खुदकुशी कर लेगा। हमारे इग्नोरेंस, हमारा नजरअंदाज करना किसी की जान जाने का भी सबब बन जाता है। अब अगर आपको मैं कहूँ उसके बारे में कि जो एक मशहूर राइटर ने कहा है, तो उसके लिए मैं आपको उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि हम चाहे कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, हमें पता है कि किसी की जान से बढ़कर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक ऐसी नेकी है कि अगर किसी की आपने जान बचाई तो वो जब तक जिंदा रहेगा आपको इस नेकी का सवाब मिलता रहेगा। तो जिंदगी में अगर कोई आपसे ये कहे ना कि मेरा दुनिया से दिल उचाट हो गया, तो कभी भी इस बात को इजी और लाइटली ना लें, क्योंकि खुदकुशी के बारे में सोचने और उस पर अमल करने में बहुत थोड़ा सा फासला होता है। फौरन उसके साथ दोस्ती कर लें, अगर उससे मामूली जान पहचान भी हो तो भी उसे तन्हा ना छोड़ें, इसलिए कि कोई इंसान किसी अनजान शख्स से खुदकुशी और मायूसी के ख्यालात का इजहार तभी करता है जब उसे अपनों से अपनायत की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसीलिए एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, आर्थर स्कूपन ने यही बात कही है, उसने सारे इंसानियत के लिए एक पैगाम दिया है कि जब इंसान जिंदगी से मायूस हो जाए, उसमें कोई खुशी की और उम्मीद की रमक बाकी ना रहे, तो वो डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है जिसमें वो खुदकुशी की प्लानिंग करता है और फिर उस पर अमल दरामद भी कर देता है। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसे लोगों को कभी भी तन्हा न छोड़े, फौरन उससे दोस्ती कर ले, चाहे आप उसे सरसरी जानते हो। कोई उसके दर्द को और तकलीफ को जब उसे महसूस होता है, जो सिम्टम्स मैं बता रही थी, जब उसे महसूस होता है किसी सुसाइडर को जो सोचता है सुसाइड करने के लिए कि वो दुनिया में तन्हा है, कोई इसके दर्द को और तकलीफ को समझता नहीं है, उसे लगता है वो दुनिया में अकेला है, हर जंग जिंदगी की उसे अकेले ही लड़नी है, उसे मायूस शख्स को कभी भी तन्हा ना छोड़े, वरना आप इसकी खुदकुशी की खबर जल्द ही सुनेंगे।
उसे मोहब्बत और प्यार से ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आप इसके दर्द को, उसकी तकलीफ को समझते हैं और आप उसके साथ हैं। दूसरे मज़ाहिब में तो खैर इतनी सख्ती से खुदकुशी को हराम करार नहीं दिया गया जितना हमारे मज़हब इस्लाम में कहा गया और हदीसों में बताया गया कि खुदकुशी की सज़ा जहन्नुम है। इसलिए एक एथीस्ट को जो किसी मजहब को नहीं मानता, मेरे ख्याल में उसे खौफ नहीं होता कि वो खुदकुशी करेगा तो कोई से सज़ा मिलेगी। उसके नज़दीक ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। मगर जब कोई मुसलमान खुदकुशी करता है तो मुझे यकीन हो जाता है कि इसका ईमान बहुत कमज़ोर है। उसे अपने खुदा पर यकीन नहीं कि जो मुश्किल से वो गुजर रहा है वो दरअसल उसका इम्तिहान और आजमाइश है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि हमारा मजहब दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया आपने इस बात के लिए। जो इंसान की हर मुश्किलात का हल बताता है, मसलन मोहब्बत में नाकामी, अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात। पर ये मगरबी ममालिक के लोग क्यों इतनी जल्दी खुदकुशी कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ये साथ रहना तो शुरू हो जाते मगर उनके कोई भी रिश्तों में कमिटमेंट की कोई बात नहीं होती। ये अक्सर शादी भी नहीं करते और जिस पार्टनर का जब दिल चाहे दूसरे को छोड़ के चल देता है। ऐसे में अक्सर सिंगल पेरेंट की तरह गुजार करना पड़ता है और ऐसे में बच्चे भी अक्सर इग्नोर होते हैं। जबकि हमारे मजहब में अगर मियाँ बीवी में अनबन हो भी तो बच्चों की परवरिश दोनों की जिंदगी का मकसद बन जाती है और वो जिंदगी हर हाल में गुजारते रहते हैं। फिर हर मुसलमान इस बात से भी वाकिफ है कि खुदकुशी हराम करार दी गई है, मगर फिर भी जब इंसान जज्बाती होता है तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त सुसाइड के जज्बे पर असर नहीं करती। तो ऐसे किसी शख्स को देखें जो बहुत ही मायूस और तन्हा और नाउमीद नजर आए और जिसका जिंदगी से इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, बस जिंदगी को दिन रात का एक चक्कर समझ के गुजार रहा हो, तो उसके लिए अपनी कीमती वक्त में से ज़रूर 2-3 घंटे निकाल लें, उसके साथ बैठे घुमा फिरा कर सवाल करें और इसकी तकलीफ और मसले को जानकर उसका हल निकालने की कोशिश करें। अभी बात करते हैं रेटिंग पर कि आजकल रेटिंग क्या चल रही है। तो आपको पता चले कि कुवैत की जो रेटिंग है सुसाइड की वो सबसे कम है, 0.1%। मुमकिन है ये वजह वहाँ ये हो कि वहाँ कोई गरीबी नहीं है, दौलत है। और दौलत कहा जाता है कि दुनिया के मसाइलों का तो हल है। दौलत आपको दुनिया में तो खुशी खरीद के दे सकती है, आखिरत में तो नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है ये इस तरह दुनिया का एक मसला हल हो जाता हो कि लोग खुशियां उससे खरीद लेते हो। इंडिया का कहा गया, इंडिया और फ्रांस का 10% है, जापान में 70.9% है, 17.9, और चाइना का सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है, वो कहा गया 25.6%। और वो इसलिए मेरे ख्याल में कि चाइना के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके दिन रात जो है मसरूफ गुजरते हैं और शायद इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल जो होता है, इसीलिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और इस्लाम में खुदकुशी हराम करार दी गई, इसलिए शायद हमारे इंडिया और फ्रांस और पाकिस्तान का भी रेट तकरीबन इतना ही होगा, सिर्फ 10%। इसलिए कि कुरान मजीद में कत्ल कहा गया है जिस तरह हराम है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी और का कत्ल या अपने आप का। अल्लाह ने जो ज़िंदगी की मोहलत दी है आपको, उससे अब जब खुदकुशी करते तो आप बगावत करते हैं। मौत को अपने हाथ में लेकर खुदकुशी करने वालों की अब्दी दोजक की सज़ा है। इसीलिए कहा गया फजज़ाहो जहन्नुमा खरीदानु फिहा, खुदकुशी करने वालों की सज़ा जहन्नुम है। कोई भी खुदकुशी करने वालों की रूह दुनिया में कभी नहीं आती, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि क्या उनकी रूह भटकती रहती है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब खुदकुशी करने वाले को दफनाया जाता है तो वो मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि एक अच्छे नेक इंसान को दफनाने के बाद कब्र में जन्नत की खिड़की खुलती है। इसी तरह अगर जब खुदकुशी करा होगा जिसने भी, उसकी जैसे ही उसे दफनाया जाएगा वो दोज़ख की खिड़की खुल जाएगी और उसे वही सीन नजर आएगा कि जिस तरह उसने खुदकुशी की हो। कि सही बुखारी में अगर आप देखिए हदीस नंबर 1365 में कहा गया कि जो शख्स खुदकुशी जिस तरीके से करेगा वही तरीके से उसे जिंदा करके दोज़ख में ना खत्म होने वाले वक्त तक रखा जाएगा। अगर उसने फांसी लगाकर अपने आप को किया है तो वो दोज़ख में फांसी से ही लटका रहेगा, रस्सी से ही लटका रहेगा जब तक उसकी सजा खत्म नहीं होती। अगर उसने खंजर से किया है तो उसके हाथ में खंजर दे दिया जाएगा और वो बार बार अपने आप को खंजर मारेगा, उसे तकलीफ जरूर होगी लेकिन उसकी जान नहीं निकलेगी। और अगर उसने कोई ऊंचाई से बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी की है तो वहां पर दोज़ख में एक आग का पहाड़ है जिसके ऊपर से उसे बार बार फेंका जाएगा, इसलिए कि उसे एहसास दिला जाएगा कि उसकी मौत इस तरह हुई थी। तो जिस तरह वो करेगा
तो उसी तरह उसको सज़ा मिलेगी। तो ये अभी ख़ुदकुशी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हम लोगों की हेल्प करें, और ऐसा कोई भी उदास अकेला तन्हा इंसान देखें। अब कुछ मुझे एक शायरी मैंने कहीं देखी थी, तो मुझे पता नहीं क्यों एहसास हुआ कि ये जो शायर है या शायरा है, उसने कहीं ना कहीं उसके अंदर ये खुदकुशी के जज्बात जाग रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे आज वो शायरी याद आई और मैं करना चाहूँगी वो शायरी। उससे लगता है कि इस खातून ने या इस शायरा ने या शायर, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन जो भी है वो ज़रूर अपने अंदर खुदकुशी के जज्बात रखते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि खुदकुशी करने वाले की सोच उस वक्त क्या होती है जब वो खुदकुशी का इरादा कर रहा होता है। मैं अभी तक सोई हुई हूँ, मैं अभी तक सोई हुई हूँ। ओके, इससे पता चल गया कि शायरा है ये। मैं अभी तक सोई हुई हूँ इस दुनिया के सर्द खाने में, जहाँ सर्द जज्बों के हासिल लोग, जिनके बर्फ जैसे लहजे हैं। मेरे अंदर की सब हसासियत, सब नरम गरम जज्बे इन बर्फ की सीलों में रहते हैं और पिघल कर बह गए हैं। मेरे लहजे की चाशनी मुंजमद होकर रह गई, मेरी आंखों का पानी कहीं बर्फ बनकर अटक गया। मुझे आज़ाद हवाओं में उड़ना अच्छा लगता था, मुझे फूलों को छूना, उसकी खुशबू सूंघना कभी अच्छा लगता था। मुझे उड़ते परिंदे भले लगते थे, मुझे समंदर के किनारे भी अच्छे लगते थे। मुझे चांद की चांदनी और सूरज की किरणें रोज नया पैगाम देती है। क्या ये चांद और सूरज तुम्हारे घर के आंगन में कभी नहीं उतरता? क्या ये तुम्हारी मुर्दा सोचों और जमीर को रूह नहीं बख्शता? ये मेरे जिस्म में तो रोज एक नई रूह फूंक जाया करता था और कहता था, एक मौका और अपनी जिंदगी को दो, शायद अब के बार तुम एक इंसान, बेहतर इंसान बनकर सामने आओ। या तो मुझे इस दुनिया के सर्द लोगों से निजात दिला दो, या कुछ भी नहीं करो पर एक एहसान ही करो, मुझे ऐसी जिंदगी से आज़ाद कर दो, कहीं दफना दो ताकि मेरी रूह को करार मिले। ये बड़ी उदासी है तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद ये खातून कर रही थी ये खुदकुशी का। तो खुदकुशी के बारे में यही कहना था कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं ज़िंदगी से बेजार हो गया हूँ और तंग आ गया हूँ, तो हमेशा याद करके उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़ौरन उसको साथ दें, उससे पूछें। और यही मेरा आज का टॉक शो था, एक नसीहत थी कि अपने इर्द गिर्द भी अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त उन लोगों को दें कि जिनकी ज़िंदगी आप बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर कोई चैरिटी के, बग़ैर कोई पैसों के, सिर्फ अल्फाजों की कीमती ख़जाने को इस्तेमाल करके आप बचा सकते हैं। और आज का हॉरोस्कोप रह गया सोनी धरती आरनर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका टॉक शो सुना, पसंद आया। बहरहाल 3-4 चीजें और होती हैं। एक तो जो खुदकशी करने वाला होता है उसके अंदर एहसास जुर्म होता है एक तरह का। हाँ, मैंने कहा वो भी एक वजह होती है। एक तरह का वो होता है कि वो कोई चीज छोड़ना चाहता है मगर वो छोड़ नहीं सकता है और घूम फिर के वापस उधर ही आता है। हाँ, तीसरी चीज ये है कि वो जो है खुदकशी करने वाले वो 2-3 दफा खुदकशी की कोशिश कर चुके होते हैं और पब्लिक यही समझती है कि ये ऐसे ही बातें करता है और ये सिर्फ ऐसे ही बोलता है, ये करता कराता कुछ नहीं। फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि ही इज नो मोर और शी इज नो मोर। मतलब हमें सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को खुदकशी के बारे में रखा जाता है उनको लिस्ट पे, उनको चेक किया जाता है, उनको दवाएं दी जाती हैं। बाज दफा वही दवाएं जो वो ओवरडोज करते हैं उन्हीं की वजह से 90% वो लोग खुदकशी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि खुदकशी करने के बाद आप बैठे तो उसकी डिप्रेसिंग बातें आपको मायूसी दिलाएंगी और वो आप उसकी बातें सुनना चाहे ना चाहे मगर फिर भी आपको मजबूरन जो ना वो सुनना पड़ेंगी। और आप अगर उसे पॉजिटिव बात भी करेंगे तो वो बात दफा इंसान नेगेटिव उसमें उसका तर्जुमा करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और इसीलिए कहा गया है ना कि मजहब को अपने मजबूती से पकड़े रहो। मजहब पे अगर आपका यकीन और ईमान पूरा पक्का है ना तो आप यकीनन ऐसे इम्तिहानों से बहुत आराम से गुजर जाएंगे, खुदकुशी का नहीं सोचेंगे। अब ये एक मिसाल इस गाने की ले लें, इसके अल्फाजों पे गौर करें। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा।
दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सोनी दत्ती और अनर, जावेद साहब को इनफ टाइम देते हैं, मुझे फोन कर रख देते हैं आप, क्या बात है। इसलिए कि आपको कुछ कहना नहीं होता है तो आप एयर टाइम भी ले रहे होते हैं और आप कोई बात भी नहीं कर रहे होते हैं। तो आप कोई बात तो करें, कोई जोक सुनाए, कोई शायरी सुनाए, कोई बात तो करें आप। भाई साहब आप 25 पे आ जाए। अच्छा आता हूँ, ओके, अभी शो खत्म होने के बाद आता अच्छा हूँ। चले, ओके, मैं जल्दी से हॉरोस्कोप का बोल दूं इसलिए कि बहुत कम टाइम है पे सोहेल का, और ये फरमाइश किसी हमारे लिसनर की थी कि जरूर इस हॉरोस्कोप का बताएं। मैं वर्गो की बात कर रही हूँ आज अगस्त 23 टू सितंबर 22। वर्गो वैसे तो बहुत परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं, यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज और हार्ड वर्कर होते हैं, मगर पूरे 12 हॉरोस्कोप में सिर्फ 2 ही ऐसे हॉरोस्कोप है जिनको अगर सही परवरिश ना की जाए, सही इन्वायरमेंट ना मिले या माँ बाप और फैमिली का प्यार ना मिले तो ये एक्सट्रीमिस्ट बन सकते हैं। और इन एक्सट्रीमिस्ट में और इनमें अगर आप देखें तो कुछ मिसालें आपको बहुत मिलेंगी, और उसमें उसामा बिन लादेन वो भी पाइसेस हैं। मैंने कहा 2 हॉरोस्कोप ऐसे जो पाइसेस और वर्गो, जिनको अगर अच्छी इन्वायरमेंट ना मिले तो वो बहुत बिगड़े हुए भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। और हमारे अल्ताफ भाई वो वर्गो हैं, और उसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो वो है क्या कहेंगे आप उसको, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। अच्छा वो भी वर्गो हैं? नहीं, वो पाइसेस हैं। मैंने कहा 2 हॉरोस्कोप ऐसे हैं जिनको सही इन्वायरमेंट ना मिले और फैमिली का प्यार ना मिले तो एक्सट्रीमिस्ट बन सकते हैं। यानी कि या तो इस बुरे माहौल के असर से सही सबक हासिल करेंगे तो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान बन जाएंगे, और अगर प्यार की कमी से नेगेटिव असर लेंगे तो बहुत ही बुरे इंसान बन जाते हैं और सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक इंसान साबित होते। बिल्कुल ऐसा ही मामला होता है और ऐसा ही फर्क होता है जैसे फरिश्ता सिफत और शैतान इंसान में। ये 2 हॉरोस्कोप जो अपनी शख्सियत में ड्यूल पर्सनैलिटी यानी 2 तरह की खूबियां रखते हैं, फरिश्ते की भी और शैतान की भी, ये 2 हॉरोस्कोप्स है पाइसेस एंड वर्गो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी अगर रिसर्च करें तो 75% आपको क्रिमिनल्स यानी जो मर्डरर्स, क्रिमिनल्स होते हैं जो जेलों में पाए जाते हैं, या फ्रीडम फाइटर्स, यही 2 स्टार में पाए जाएंगे। आपको 75% ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो पाइसेस होंगे या वर्गो होंगे। अगर आप किसी वर्गो से आधा घंटा बात कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो नेगेटिविटी यानी मनफी जिंदगी की तरफ रवा दवा है, या कि शैतान सिफत या फिर फरिश्ता सिफत है। अगर बात करें उनकी फरिश्ता सिफत होने की तो ये अक्सर बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अमूमन ये MBA या कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, या बहुत अच्छे इंजीनियर भी होते हैं। इनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है और ये इनकी 2 हॉबीज में शामिल है, यानी ड्राइंग करना और राइटिंग, यानी बहुत अच्छे ऑथर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं। और फरिश्ता सिफत क्वालिटी के साथ ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, क्लीन, टाइडी और ऑर्गेनाइज होते हैं। बात करने में और ड्रेसिंग में बहुत ही शाइस्ता और मॉडेस्ट होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हर दिल अजीज होते हैं। अब आते हैं नेगेटिव या शैतानी सिफत रखने वाले वर्गोज। ये बहुत ही ज्यादा संगदिल और चालबाज होते हैं। एक मुर्गी के बच्चे को बासानी पैरों तले रोन सकते हैं, और इसीलिए किसी को मरवाना हो या सुसाइड बॉम्बर बनना हो, इनके लिए अपने आप को बेच देना, ये काम वो बासानी होश हवास कर सकते हैं। 75% ये लोग शराबी या किसी न किसी नशे के आदी भी बन जाते हैं, और ऐसे ही वर्गों के बारे में ही कहा गया है कि देयर हार्ट्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। उन पे किसी की बद्दुआओं का, रिक्वेस्ट का असर नहीं होता। और अगर आप किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से वर्गो और पाइसेस ही नजर आएंगे जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ माइल होते हैं। खुदकुशी करना, मैंने जब भी खुदकुशी का कर रही थी उसमें भी ये 2 हॉरोस्कोप के ज्यादा चांसेस होते हैं। अजियत पसंदी और उनकी नेगेटिव सिफत में शामिल होती है। अब आते हैं उनके हुलिये की तरफ। ये ज्यादातर लंबे कद के होते हैं, बहुत नफासत पसंद, साफ सुथरे और दिलकश बात करने का अंदाज। अक्सर में नुक्ताचीनी करने की यानी क्रिटिसाइज करने की आदत भी होती है, मगर आप उनकी नुक्ताचीनी का जवाब ठंडे लहजे में और प्यार से दें तो ये बहुत जल्दी नरम भी पड़ जाते हैं। अमूमन इनके बहुत बड़े बड़े फॉरहेड होते हैं, यानी माथा उनका बड़ा चौड़ा होता है। उनके लकी कलर्स है येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड क्रीम। उनके लकी स्टोन है ओपेल और पेरीडॉट। पेरीडॉट यानी वो ग्रीन कलर का जो पत्थर होता है। शादी के मामले में अगर उनकी शादी किसी स्टार कैंसर के साथ कर दी जाए तो वो अमूमन टूट जाती है, और हजारों ही ऐसे वर्गोस दिखेंगे जिनकी पहली शादी और वो भी अगर कैंसर से हुई है तो अक्सर ब्रेकअप में ही होती है। और कैंसर का मतलब है वो शख्स जो 22 जुलाई से जून 21 से 22 जुलाई में पैदा हो।
वर्गो के लिए कैंसर जो है वो मैंने कहा बहुत बुरे साबित होते हैं एज अ पार्टनर। कभी भी कोशिश कीजिए कि विर्गो और कैंसर की शादी ना हो, या अमूमन टूट जाती है और विर्गो उसको दूसरी शादी करनी पड़ती है। विर्गो और स्कॉर्पियो का गुड कॉम्बिनेशन है। विर्गो और कैप्रिकॉर्न इज द बेस्ट वन, अगर उनकी शादी हो तो बहुत खुशहाल रहते हैं। और विर्गो और टॉरस का भी गुड कॉम्बिनेशन है। अब उनके बुरे दिन की बात करें, बुरे दिन इनके जो है, बाकी कुछ आप नेक्स्ट वीक के लिए बचा लें। नहीं, बस अब 2 लाइनें रह गई। उनके बुरे दिन है, अगर फरवरी उनका महीना बुरा गुजरता है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, फरवरी के महीने के बाद 30 डेज गिन लें। और जो गुड मंथ है वो नवंबर का होता है। उनकी तरबियत बहुत प्यार से करें, उनको एक्टिविटी में मसरूफ रखें जब वो छोटे हों, यानी स्विमिंग, स्केचिंग, गार्डनिंग, उसमें मसरूफ रखें तो फिर वो बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। चलें ठीक है, मेरा हो गया आज हॉरोस्कोप का, बहुत बिल्कुल जहन से ही उतर गया था आज। अब आते हैं आपके बेला तबसरे की तरफ। ये तो अजीब और गरीब सी बात लगती है कि पहले आप हॉरोस्कोप का बताएं फिर उसके बाद बेला तबसरों की तरफ आ जाएं। हाँ, तो उसमें भी तो पॉलिटिक्स आ जाता है ना, अल्ताफ भाई भी तो है। नहीं, लेकिन आपने जो खुदकुशी पे इतना सारा जो है ना वो डिटेल में बताई थी, तो इसमें से आपने मुख्तलिफ अक़साम की खुदकुशीज बताई थी। कोई चाकू मार के करता है, कोई फंदा लगा के करता है। तो उसमें से आपने मेरे जहन में आपकी उन बातों से जो है ना वो एक बात जहन में आई कि जो है ना वो बीवी से तंग आके खुदकुशी करता है, उसको क्या नजर आएगा कब्र में? उसको बीवी नजर आएगी। और दूसरे आपने जो है ना पाकिस्तान की रेटिंग नहीं बताई खुदकुशी करने की। मेरा ख्याल इंडिया पाकिस्तान की 10% है। इंडिया की अलग है, इंडिया को तो आप छोड़ दें, पाकिस्तान की जो है ना वो खुदकुशी की रेटिंग इसलिए पाकिस्तान की खुदकुशी की रेटिंग ही नहीं होगी इसलिए कि पाकिस्तानी खुदकुशी की नहीं करते, इसलिए कि वो अपने मजहब पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, ईमान पे बहुत बिलीव करते हैं और बहुत नीट भी होते हैं साथ साथ। नहीं, ये तो ना बोले, पाकिस्तान में ज्यादातर औरतें खुदकुशी अपने शौहरों की वजह से नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, बिल्कुल नहीं करते। अगर इनको तबसरे नहीं करने दिया तो ये भी खुदकशी करने के बारे में सोच रहे हैं। चले मैं जल्दी से रख के करती हूँ। ओके, चले पहले तबसरा पढ़ने का दिल चाह रहा है। तहरीक इंसाफ का 7 अगस्त से हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। नो डाउट सोफिया, हमारे जो मुल्क, हमारी कौम तरक्की क्यों नहीं कर रही है? हर किसी को इक्तदार की, पावर की, नाम की, पैसों की भूख है। शिकागो में देखो तो साल में सिर्फ एक दिन यौम पाकिस्तान मनाने के लिए सारे कम्युनिटी लीडरान जो है दस्ते गिरबाएं, सामीन आप लोग पढ़ रहे होंगे अखबार में, तमाम खबरें, सब कुछ आ रहा है, एक दूसरे पर इल्जामात की, करप्शन की बौछार है। मेरा तो ख्याल है ऐसा यौम पाकिस्तान मनाने से ना मनाना बेहतर है। क्यों, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जो कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मनाया जाता है, पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी का त्यौहार है, यौम आज़ादी का दिन है, इस दिन का ये लोग कैसे सत्यानाश कर रहे हैं। इधर शिकागो में कम्युनिटी के करता धरता त्यौहार का सत्यानाश कर रहे हैं, उधर इमरान खान एक दफा फिर धरने का ऐलान करके अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत का सत्यानाश कर रहे हैं, और साथ साथ आने वाले दिन यानी 14 अगस्त का भी सत्यानाश करेंगे। तो मैं एक शेर कहूंगा जो एक गाने की शक्ल में है कि जाने कब होंगे कम हमारे आपस के झगड़े सनम। तो इतना झगड़ते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी हम लोगों में क्या कोई नेशनल हैबिट है ये कि चाहे पाकिस्तान की खबरें हो या शिकागो की खबरें हो, हर वक्त दस्ते गिरेबान रहना। यहाँ पे इश्तिहार देखो, एक जो है ना वो नेशनल जो यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, इतना बड़ा इश्तिहार है, उसमें 35-40 लोगों के नाम लिखे हुए, इतने सारे ओहदे टाइटल किए हुए। ओ भाई, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का इश्तिहार नहीं है, इट्स सेलिब्रेटिंग यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। और उसमें भी मजे की बात ये देखिए कि इतने इख्तलाफात पाए जाते हैं कि 2 मुख्तलिफ इश्तिहारात देख लें आप, दोनों में मुख्तलिफ इश्तिहारात में नाम भी मुख्तलिफ है कि मैं उसका नाम नहीं छापूंगा, मैं उसका नाम नहीं छापूंगा। ये हाल है हमारी कम्युनिटी का, और यौम पाकिस्तान मना रहे हैं पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे मनाने के। शेम ऑन दिस यूनाइटेड कमेटी जो है ना, मेरी तरफ से ये शेम है जो कुछ लड़ाई झगड़े करते हैं। सारे लोगों का नाम लूंगा मैं, अभी इसको और करीब आने दे एक वीक के बाद। सोनी दत्ती और अनर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ तो लोगों को यकीन दिला रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ एहतजाज में जाने को तैयार हैं वाशिंगटन जी, कहाँ उनकी एक फोटो तक नहीं छापते अपने अखबार में। और दूसरा ये कि जिस सियासतदान को इस हफ्ते गालियां दे रहे होते हैं,
अगले हफ्ते उनके शो में उनका कोई छोटा सा चमचा भी पाकिस्तान से आ जाता है तो तो ऐसे उसके खिलाफ कुछ बोलना मत। पूरा मक्खन का ट्रक लेके आ जाते हैं। ये पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं। ऑनेस्टी पे, हर बात को सच्चाई के साथ बात करने से, बयान करने से। यहाँ पे अगर मेरे सामने अल्ताफ हुसैन भी जो है ना इंटरव्यू के लिए आ जाए ना, तो उससे भी मैं सच्चाई से इंटरव्यू करने की बात करूंगा। ये पता नहीं, ये हैबिट है हमारे कौमों को, हमारी उसको मुनाफिकत लेके डूब रही है। आप हर बात को सच्चाई से लेने की बात करें। के साथ जाने को तैयार हूँ, मुझे भी ले चलो साथ में। और अखबार में एक छोटी सी फोटो तक नहीं छापी है उनके एमकेएम वालों की। अब देखे ना, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये सोनी धरती को, ये जो है ना वो लोग अवॉइड कर रहे हैं ना कि सोनी धरती को इस शो में शामिल नहीं है। हमें वी डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि सोफिया ने जो है ना वो आज से 2-3 साल पहले जो है ना एक सजेशंस भेजी थी व्हाइट हाउस पे, जो वो कौन सी फायरिंग हुई थी, वो सैंडी हुक की फायरिंग की, जो उन्होंने 4-5 सफाई पे जो है मुश्तमिल एक सजेशन भेजी थी कि इन सबको कैसे स्टॉप किया जा सकता है। इन लोगों की ग्रेटनेस देखें। इस नेशन जहां हम पैदा भी नहीं हुए, जहां हमने कुछ नहीं किया, वो उस बात से लेके आज तक जो है ना सोफिया उनकी रिकॉर्ड में मौजूद है। इन्होंने सोफिया को अभी कमेटी मेंबर बनाया। इस जो है ना वो जो अभी कन्वेंशन हुआ है ये इसका डेमोक्रेट्स का, उसमें हिलरी क्लिंटन की तरफ से इनविटेशन आया था और उसमें एकोमोडेशन, उसमें इनकी रहने की रिहाइश भी उन्होंने शामिल की थी और ये भी कहा था कि आपका जो है ना ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। डोंट वरी अबाउट एनी एक्सपेंसेस, जस्ट कम डाउन टू दिस कन्वेंशन। 3 साल पहले भी, और इन्होंने 3 साल पहले जो है ना इस मेले की भी जो होस्टिंग की थी, आज तक एक फोन किसी ओहदेदार की तरफ से नहीं आया कि आप भी हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आप लोग भी 7 साल से एक रेडियो शो चलाते हैं इस कम्युनिटी के अंदर, आप भी इसका पार्टिसिपेट बने। ये मीडिया क्या ये लोग इग्नोर करते हैं कि इनको पता नहीं है कि 7 साल से एक शो चल रहा है? तो ये सारे ओहदेदार जो है ना सब बेकार लोग हैं। जी सोनी दत्ती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये कहना था कि आप अभी विरगो के बारे में बता रही थी कि उनका भी विरगो है, तो इसका मतलब है रोशन चांसेस हैं। और दूसरी बात ये कहनी थी कि इनको कहें खुदा के लिए ये वो छोड़ दें योम पाकिस्तान मनाना, हमें योम निजात मनाने दें। हाँ, योम निजात मनाना चाहिए इस झगड़ों से। हाँ, और मेरे पास एक और हल भी है सोहेल, कि अगर ऐसा किया जाए कि जैसे इलेक्शन में 4 साल के लिए चूज कर दिया जाता है, इसी तरह एक कमेटी बना के 4 इयर्स के लिए सेलेक्ट कर दिया जाए, फिर 4 इयर्स बाद उसकी बारी खत्म हो तो दूसरा है। तो हर साल झगड़े नहीं होंगे ना। तो ये लोग बात करते हैं नई जनरेशन को इन्वॉल्व करें, नए लोगों को लाएं, दूसरी तरफ ये सारे बुढ़े जो हैं जो शिकागो के जितने कम्युनिटी लीडरान कराते हैं, सारे बुढ़े इतने दस्तों गिरेबाएं, $40,000 के मैटर पे 40,000 की क्या वैल्यू है? ये पाकिस्तान डे की वैल्यू है, पाकिस्तान की सेलिब्रेशन की वैल्यू। और इस तरह से लड़े एक दूसरे के, उसने उसके बैंक में डाल दिया, उसने पूछे बगैर क्यों निकाले, तुम ये हो तुम वो हो, कम ऑन दिस। अगर आप लोग ये कम्युनिटी के जो लीडरान है इस तरह करेंगे तो बिल्कुल सही कहा रुबीना जी ने कि भाई हमें ये योम जो है ना वो पाकिस्तान चाहिए नहीं, योम निजात चाहिए। तुम सब लोगों से निजात चाहिए। हम लोग अपने घर में जो है ना जिस दिन 14 अगस्त होगा ना, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान लगा के खुश हो जाएंगे। आज हमारा जो है ना योम पाकिस्तान है, यहाँ परेड करके और लड़ाई झगड़ा करके हमें कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होने की। और इतनी सेल्फिश कम्युनिटी है कि एक उन्होंने याद रखा हमारे को, डेमोक्रेट ने याद रखा उनकी तरफ से, पीस कमेटी के मेंबर ईमेल आया हमारे को कि यहाँ पर आए। और एक ये है कि कंटिन्यू, उनको पता ही नहीं है कि शिकागो में मीडिया कौन कौन से हैं, कितने अखबार निकलते हैं, कितने रेडियो चलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर, करप्शन की बातें बहुत हो रही है, अब तब्दीली नजर आएगी। मुराद अली शाह, एक शाह गए और दूसरे शाह आ गए हैं, तो ये शाह तो शाहों की तरह ही रहेंगे और काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये शाह सिर्फ उम्र में बड़े शाह से ही आएंगे। देखिए ये क्या करते हैं सिंध में। और आते इनका ये बयान कि करप्शन की बातें बहुत हो रही हैं, अब तब्दीली नजर आएगी। बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। करप्शन और सिंध में तब्दीली जो नजर आ रही है उसमें उनका कमाल कोई नहीं है, उनका हिस्सा कोई नहीं है। ये तो हमारे जनरल और रेंजर्स और उन्होंने ये जो है ना कमाल कर दिखाया कि सबको पकड़ धकड़ के उन्होंने ये क्रेडिट लेना इन्होंने शुरू कर दिया। और एक और बात बताऊं सुनने वालों को कि कायम अली शाह को हटाया ही इसलिए गया है कि साई ने फौज के दबाव में आकर तमाम सिंध के जो करप्ट वज़रा के सहूलतकार थे, असद खरल साहब, उनका खुफिया नंबर बता दिया था कि वो रेंजर्स ने पूछा कि उनका नंबर बताओ, वो कहीं से गायब थे, तो वो जो है ना वो उन्होंने बता दिया साई ने।
और उनके फोन ट्रैक करके असद खरल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो भी एक खास आदमी है तमाम सिंध के वुज़रा के, तो उज़ैर बलोच की तरह, तो वो तमाम डिटेल्स उनको बता रहे हैं कि अब क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। तो 12 मई के वाक़े के हवाले से MQM के वसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी चौंका देने वाले इंकशाफात किए। इससे पहले भी क्या कभी ऐसा हुआ है सामीन कि MQM के इतने बड़े उहदेदार को गिरफ्तार कर लिया और कराची खामोश रहा, एक गोली भी नहीं चली? तो ये नए वजीर आला मुराद अली शाह सिंध और कराची की जो है ना वो बेसिक ज़रूरियात पे जोर दें, रेंजर्स के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करें। ये जो कुछ भी हो रहा है कराची में, सिंध में, जो करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसमें तमाम का तमाम जो है ना वो रेंजर्स और फौज की हिम्मत का काम है। और इसमें जो है ना कह रहे हैं कि करप्शन की बातें बहुत हो रही हैं, अब तब्दीली नजर आएगी। तो तब्दीली इनकी वजह से नहीं होगी, फौज और रेंजर्स की वजह से हो रही है। जी मैं कॉल ले लूं। सोनी दत्ती और अनर, हेलो जी, वालेकुम सलाम। ताइम अली शाह ने तो अपनी लिफ्ट में, जो कि सिर्फ उसमें 3 मिनट सफर करता था हार्डली, उसके अंदर भी उसने एयर कंडीशन लगवाया ताकि वो एयर कंडीशन से दूर ना रहे। जी हाँ, वो और ये भी तो कह रहे हैं कि अभी कोई बात नहीं, दोबारा वजीर आला बन जाऊंगा, सारी उम्र और पड़ी अभी है। जो वसीम साहब की जो उन्होंने जो दाखिल किया है कि हाँ भाई उन्होंने ये जुर्म किए हैं, वो सारा उनका लिखा हुआ नहीं है, उनकी हैंड राइटिंग है ही नहीं वो। जी अभी देखें वो कोर्ट में जाएगा तो सारा मामला जो ना वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। नहीं, वो तो खैर मामला नजर आ रहा होता है, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि डिफरेंट होता है, लेकिन 12 मई के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, सभी थे, खाली MQM का निशाना बनाया गया सिर्फ। नहीं, बाकी लोग भी बनेंगे निशाना, बिल्कुल वो सारी तहकीकात चल रही हैं, बाकी लोग भी निशाना बनेंगे। इसीलिए अभी जो है ना वो वसीम अख्तर साहब को उन्होंने मेरे जानने वाले को लड़कों ने क्रिकेट की गेंद मार दी, तो उसने बोला माफी मांगो, बोले नहीं मारते। वो रात को छुप करके दरवाजे पे लिखे आया जी अल्ताफ हुसैन, पूरा खानदान अंदर हो गया। सही है। ये मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो टाइम खत्म हो गया, मैं इसका बड़ा अच्छा आपको जवाब देता वरना। हाँ, चले खुदा हाफिज।